सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने टेकअप कर रहा हूँ जिसका नाम है टोयोटा A3 टूल। टोयोटा A3 टूल जो है ये एक 8 स्टेप प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। सो इस टॉपिक के लिए दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जिसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। देखिए, I have already uploaded some of the videos which are related to topics written here, जैसे how to calculate OE, GD&T, sheet metal stamping, die maintenance and press accuracy related topic. There is another topic with the name of NPD, APQP and PPAP. Normally जैसे OE है, this is a very common buzzword in manufacturing companies. So there is a video on how to improve OE, and I have videos on like VAV process, cost of poor quality and global AD. देखिए, अगर हम बात करें A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजी की, it is a proven method. It is a technique which have been developed over a period of time, and this technique of problem solving is developed by one of the most successful company, we can say automobile company, which is having a global repute. So this is a very simple lean based and Kaizen culture boosting process technique है problem solving की। देखिए, इसको A3 जो process है, this problem has been developed by the Toyota Motor Company of Japan. to ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ब्रॉडली हम बात करें, फॉस्टर द लर्निंग प्रोसेस, कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट units and different plant of the company, and it is very very useful for the personal growth of the employees also. This term is derived, जैसे कि आप लोग जानते हैं, we use a paper, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, एक A4 साइज, that is very common size of the paper. There is bigger size A3 साइज़। तो A3 साइज़ का जो पेपर होता है, उससे पेपर के जो साइज़ होता है, उससे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजी को टेकअप किया गया है। बिकॉज ए सिंगल शीट ऑफ A3 पेपर, उसका यूज़ किया जाता है टू आउटलाइन द आइडियाज़, प्लान्स एंड गोल्स थ्रू आउट दिस टेक्निक ऑफ A3 प्रोसेस। एक्चुअली जब हम लोग A3 की बात करते हैं, A3 शीट, कुछ लोग इसको A3 टूल बोलते हैं, तो ये एक प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। नॉर्मली हम लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, बट दिस प्रोसेस कैन बी यूज फॉर बिजनेस प्लानिंग और मेकिंग ए प्रपोजल आल्सो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, there are 8 steps present as clarify the problem, which is the step 1. Second step is break down the problem. Third step is set a target. Fourth is analyze the root cause. Fifth step is develop countermeasure. Sixth step is see countermeasure through. 7 is evaluate both result and process. And 8th one is standardize successful process. So all the 8 steps are written ऑन सिंगल A3 शीट। सो इसका जो फॉर्मेट रहता है नॉर्मली कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो एक सिंगल A3 शीट को हम डिफरेंट स्टेप्स के हिसाब से स्पेस देकर सभी चीज़ें एक ही सिंगल पेज के ऊपर लिखी होती हैं। सो दिस इज़ ए 1 पेज रिपोर्ट जिसमें पूरा जो प्रोसेस है उसका आउटलाइन रहता है। सो एज आई टोल्ड यू, देर आर 8 स्टेप जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किए हैं। तो जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 to स्टेप 5, दे आर कॉल्ड द प्लानिंग स्टेप्स। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में यहाँ पे आप लोगों की एक नॉलेज में बात डालना चाहूँगा। इन एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ PDCA। जो डैमिंग की साइकिल है, इट इज़ ए वेरी पॉपुलर साइकिल, एंड द ब्यूटी ऑफ PDCA साइकिल इज़ कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो एफर्ट्स लगाने हैं, वी हैव टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स एंड टाइम ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ प्लानिंग। अगर आप
इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे आउट ऑफ 8 स्टेप्स 5 स्टेप्स आर डेडिकेटेडली फॉर प्लानिंग पार्ट, 6th step is for do, 7th step for check and 8th step is for act or action. So in this process we follow the damming cycle of PDCA. So basically जो इसका 0 लेवल स्टेप होता है, so that is the preparatory step and इस प्रोसेस की जो ब्यूटी है या इस प्रोसेस की ऑब्जेक्टिव्स को हम तभी फुलफ़िल कर सकते हैं अगर हम हर एक स्टेप को डीपली और कंप्लीटली वन बाय वन कंप्लीट करें. सो वी नीड टू कंप्लीट ईच एंड एवरी स्टेप विदाउट मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप. एंड व्हेन वी आर एट द स्टेप 4, जब हम स्टेप 4 की स्टेज पे होते हैं, एट दैट टाइम वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. And when we reach the level of step 8, that is the standardization, that is the strength of the Toyota production system, or we can say strength of the Toyota Motor Company. So now we are going to discuss all these steps one by one. तो जब हम लोग स्टेप 1 की बात करते हैं जिसका नाम है क्लैरिफाई दी प्रॉब्लम. देखिए, कोई भी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम है तो अगर हमें प्रॉब्लम के बारे में क्लियरली नहीं पता है, अगर वी आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई द अल्टीमेट गोल ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क, तब तक हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. एंड अनदर थिंग इज वी नीड टू क्लैरिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. We need to understand what is the current situation where we are, and जो हमारा स्टैंडर्ड सिचुएशन होनी चाहिए या हमारी जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए उसके बीच में और करंट सिचुएशन के बीच में जो गैप है, दैट इज़ वी कैन से दी प्रॉब्लम. सो इस स्टेप में वी कैरी आउट 4 एक्टिविटी टू क्लैरिफाई द अल्टीमेट गोल, टू क्लैरिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ योर वर्क, to clarify the current situation and visualize the gap between current situation and the standard. देखिए, as per Taichi Ono, he is a very famous you can say professional. As per Taichi Ono, no one has more trouble than the person who claims to have no trouble. इसका क्या मतलब है? अक्सर हम लोग इंडस्ट्रीज़ में जब एक दूसरे से मीटिंग में बात करते हैं या मॉर्निंग में ग्रीट करते हैं, अक्सर क्या पूछा जाता है, हाउ इज़ गोइंग ऑन. तो हमारा सबका एक ही क्या जवाब है, सर सब काम ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन. सो एज पर ताइची ओनो, हैविंग नो प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल. ऐसा कभी नहीं होगा, हमारी पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, कि हम कभी प्रॉब्लम फ्री होंगे. हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टू रिजॉल्व दैट इशू. सो व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम? अगर हम इस स्लाइड के देख के बात करें, कोई भी प्रॉब्लम क्या है, हम किसको प्रॉब्लम कह सकते हैं? व्हेन देयर इज़ ए गैप बिटवीन द करंट सिचुएशन एंड द स्टैंडर्ड कंडीशन. बट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो हमने गैप है, जो हमारा स्टैंडर्ड और करंट सिचुएशन के बीच में, इट शुड बी फैक्ट बेस्ड एंड इट शुड बी डिस्कवरी ड्रिवन. व्हाट इट मीन्स कि हम लोगों ने डाटा बेस्ड अप्रोच रखनी है, तभी हम गैप को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अनलेस वी हैव द डाटा, अनलेस वी हैव द स्टैंडर्ड कंडीशन, अनलेस वी हैव द मेजरेबल करंट सिचुएशन, वी कैन नॉट गेट द measurable gap. So problem is what? If you go by this example, this house, आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, this house supposed to be completed within 6 month period, but as per the current situation 6 months passed, but this house yet to be completed. So this gap is the problem. So we need to fill this problem, to fill this gap, doing the some improvement activity. So when we clarify the standard condition or ideal situation, or we can say a target,
that can help you to identify the problem in measurable term in your work area. So first of all हम लोगों को प्रॉब्लम को बहुत क्लियर वे में समझ में आना चाहिए. The second part or second step of this problem solving process is break down the problem. So there are three activities which are being carried out during this step. One is break down the problem. Number two activity is identify the prioritized problem. किस प्रॉब्लम को लेके हमने फोकस करना है. एंड द थर्ड पॉइंट, स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ अकरेंस बाय चेकिंग द प्रोसेस थ्रू गेंची गेम्बत्सु. नॉर्मली जैसे कि आप लोग जानते हैं 3G टेक्निक इज़ ए वेरी वन ऑफ द वेरी फेमस टूल ऑफ लीन प्रोडक्शन सिस्टम और वी कैन से टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम. देखिए, जब हम लोगों ने एक बिल्कुल क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ले लिया है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, सो दिस स्टेटमेंट जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है, इट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड करंट सिचुएशन. तो जो हमें प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की थी, जो गैप आइडेंटिफाई किया था, नाउ दैट लार्ज प्रॉब्लम हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें इस स्लाइड के अंदर, जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने आगे फर्दर छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन किया, फिर हमने माइक्रो लेवल पे जाके उन प्रॉब्लम्स को फर्दर ब्रेक डाउन किया, जिससे कि हम जो हमारी टॉप मोस्ट प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटाइज कर सकें. सो हेयर वी यूज़ दी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, नॉट 5 why. तो वी यूज़ टू प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम एट माइक्रो लेवल. अब जो हमने प्रायोरिटाइज करना है प्रॉब्लम को, दैट हैज़ टू बी बेसिकली प्रायोरिटाइज एट द पॉइंट ऑफ अकरेंस, जिसको हम शॉर्ट में PO बोलते हैं. अब देखिए, हमने पॉइंट ऑफ अकरेंस पे जब प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर लिया, जिस पर्टिकुलर स्टेशन, जिस पर्टिकुलर सेल, जिस पर्टिकुलर मशीन से हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ वी सेट द टारगेट जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वे मीक ए कमिटमेंट, वी सेट मेजरेबल, कंक्रीट एंड चैलेंजिंग टारगेट. तो जो भी हमारा टारगेट है, इट शुड नॉट बी इजी टारगेट मस्ट बी ए स्ट्रेच्ड टारगेट. जब हम लोग टारगेट सेट की बात करते हैं, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. देखिए, जब हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन टारगेट की तरफ काम करते हैं, इट enables having a team approach. Suppose we do not have a target condition set. हमारा जो भी डिस्कशन होगा, जो भी हमारी मीटिंग होगी टीम की, तो क्या होगा, वो डिसऑर्गेनाइज डिस्कशन होगा, एमलेस होगा, क्योंकि वी डोंट हैव द टारगेट. सो देयर वी आर गोइंग टू एक्सचेंज द ओपिनियन ओनली. वहाँ पर हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा. Suppose somebody is there with who is having the dominated personality, या ज़्यादा पावरफुल है by the functional responsibility, so he may try to prioritize, and there will not be any experimentation also, because we don't have the target with us कि हमें कहाँ पर पहुँचना है. But if we set a target condition, so there will be a discussion जो कि सिर्फ किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, towards the fulfill the target. We have a common picture of the success. कहाँ पर हमने पहुँचना है. What do we need to work on the next to reach our objective, to fulfill our target. So we move more and more scientifically data based towards the target condition, because everybody can see the target condition. Objective for all the team members will be same. So current status and the target condition is very important. Then only we can plan the resources. कैसे हम लोग मूव करेंगे. देखिए, कोई भी हमारा जो टारगेट है, द टारगेट मस्ट बी ए स्मार्ट टारगेट, स्पेसिफिक,
measurable, attainable, but must be challenging. Relevant, so relevant means कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल होना चाहिए. दे शुड बी अलाइन, जो भी हमारे टारगेट्स हैं दे शुड बी अलाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव. एंड टाइम बाउंड, देयर मस्ट बी ए टाइम लिमिट आल्सो कि हमने उस टारगेट को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, अचीव करना है. सो व्हेन वी गो टू द स्टेप 4, एट दिस स्टेप वी एनालाइज द रूट कॉज. तो जो हम लोग को पॉइंट ऑफ अकरेंस, जो हमारा स्टेशन है या जो हमारी मशीन है, वहाँ पर हम लोग वी ट्राई टू थिंक ऑफ पॉसिबल कॉजेज विदाउट एनी प्रीजुडिस. वी ट्राई टू गैदर facts, factual and figure through Ganchi Gembassu and keep asking why to identify the root cause or root causes. So these are the proceedings carried out during the step 4, which is called as analyze the root cause. अब देखिए जब हम लोग root cause को identify कर लेते हैं during the step 4, now we develop the counter measure. तो काउंटर मेज़र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक काउंटर मेज़र की बात नहीं करते हैं. वी डेवलप एज मैनी एज पॉसिबल पोटेंशियल काउंटर मेजर्स. सो फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूट कॉजेस देयर मे बी मोर देन वन काउंटर मेजर. सो हेयर वी सेलेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू एडेड काउंटर मेजर, जो हमारे लिए, जो हमारी कंपनी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उस काउंटर मेज़र को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं. एंड जो आइडेंटिफाई किया काउंटर मेज़र कैसे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी यूनिलेटरली किसी ने कोई काउंटर मेज़र डिसाइड कर लिया. वी बिल्ड द कंसेंसस विद अदर, जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं या जो भी हमारे इफेक्टेड पार्टीज़ हैं जिससे भी हमें अप्रूवल लेना है, तो ये एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग एग्री किया हुआ डिसीज़न होगा कि हम इस काउंटर मेज़र को इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड वी नीड टू डेवलप ए क्लियर एंड डिटेल्ड एक्शन प्लान. तो वी शुड हैव ए क्लियर कट शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन. तो देखिए जब हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया, सो देयर में बी एन नंबर ऑफ काउंटर मेजर. सो वी सेलेक्ट ए काउंटर मेजर with the highest value added. So we have to think, is it effective, is it risk free? So we have to see the criticality also. अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं. हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी स्किल है, बट इन दिस प्रोसेस जो भी हमारा डिसीज़न होता है वो प्री जुडिशियली हम लोग डिसीज़न नहीं लेते हैं कि मुझे ऐसा ठीक लग रहा है तो इसलिए हम ऐसा करेंगे. सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू क्लैरिफाई दी वेरिएबल्स कंडीशंस. क्या चेंज हुआ है? जैसे कि आप लोग अक्सर 4M चेंज मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, मैन मशीन मटेरियल मेथड में क्या चेंज हुआ है. तो जो अगर हम लोग चेंजेस को प्रॉपरली एनालाइज करें, जो चेंजेस का हम लोग डाटा जनरेट करते हैं, तो इट आल्सो हेल्प अस इन रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, क्या हमारी जो पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है उसका हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई काउंटर मेजर का कोई पास्ट हिस्ट्री है, कोई हमारे पास पास डाटा अवेलेबल है. तो वो भी हमें एक लीड देता है, या उससे भी हमने जो काउंटर मेजर सेलेक्ट किया है वी जनरेट मोर कॉन्फिडेंस, यस इट इज़ ए सक्सेसफुल प्रूवन काउंटर मेजर. सो जब हम लोग पोटेंशियल काउंटर मेजर की बात करते हैं, हियर इज़ वन सिंपल एग्जांपल कि कैसे हमने डिफरेंट जो हमारे पास काउंटर मेजर्स हैं कैसे उनको इवैल्यूएट करना है. वन इज़ इफ़ेक्टिवनेस. इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम बात करें कि जो हमने काउंटर मेजर को आइडेंटिफाई या सेलेक्ट किया है, डज इट ट्रूली एलिमिनेट द रूट कॉज एंड डज इट मीट द टारगेट. अनदर वन इज, हमने देखना है कॉस्ट एंड मैन पावर फैक्टर. इसका क्या कॉस्ट बैठेगा, कितना टाइम लगेगा,
कितने लोगों का, कितने मैन पावर हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। वन इज़ टू इम्प्लीमेंट दिस काउंटर मेजर, अनदर वन इज़ टू सस्टेन दिस काउंटर मेजर। क्या हमें एडिशनल प्रोसेस डालना पड़ेगा? So all these things need to be considered when we evaluate the potential countermeasure. And next part is risk. हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने नया काउंटर मेज़र को अगर इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें क्या रिस्क रहेगा विद रिलेटेड टू सेफ्टी, क्वालिटी एंड वर्केबिलिटी। ऐसा ना हो कि हमने एक काउंटर मेज़र लिया किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एंड देयर इज़ ए सेकेंडरी डिफेक्ट जनरेशन, कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है पहले प्रोसेस के ऊपर, प्रीवियस या बाद के किसी प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम आने लगी है। देखिए जो एक्शन प्लान है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एक्शन प्लान, विदाउट मॉनिटरिंग द एक्शन प्लान वी कैन नॉट अचीव द टारगेट। कभी भी आप अगर कोई एक्शन प्लान बना रहे हैं मिनिमम आप 4W को एड्रेस करें, मिनिमम। प्लीज़ रिमेंबर, चाहे आप टोयोटा A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं, वो 4W क्या है? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। हु इज़ गोइंग टू डू, कौन रेस्पॉन्सिबल है, व्हाट, क्या किया जाना है, वेयर, सो कहाँ पर हम लोग इसको करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, एंड व्हेन इज़ टाइम लाइन, किस डेट तक ये काम पूरा हो जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, कभी भी आप कोई एक्शन प्लान बनाते हैं अगर आप 4W हु, व्हाट, वेयर, व्हेन को नहीं एड्रेस कर रहे हैं उस एक्शन प्लान में, इट मीन्स योर एक्शन प्लान इज़ इनकम्प्लीट एंड देयर मे बी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग ऑफ एनी एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट प्लान। सो बेसिकली अगर हम बात करें स्टेप 5 तक की, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लान एक्टिविटी और PDCA साइकिल। सो जो हमारे स्टेप्स हैं, आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस थिंग। स्टेप 1 इज़ क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, स्टेप 2 इज़ ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, स्टेप 3 इज़ सेट ए टारगेट, स्टेप 4 इज़ एनालाइज द रूट कॉज एंड स्टेप 5 इज़ डेवलप काउंटर मेजर। देखिए एक मैं आपको और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो अक्सर लोग जॉब्स के लिए, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, अक्सर उन लोगों से पूछा जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई आपके यहाँ डिफेक्ट आ रहा है तो आपका क्या प्रोसेस रहता है। तो जो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जो हम इस टोयोटा A3 टूल में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं, तो दीज स्टेप्स आर वेरी यूज़फुल। आप एज ए आंसर आप बोल सकते हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब हमें क्या करना, उसके बाद प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है, टू प्रायोरिटाइज कहाँ पर हमें फोकस करना है, बिकॉज यू कैन नॉट बॉयल होल द ओशियन। आपको देखना है किस पार्ट के अंदर, किस स्टेशन पे, किस मशीन पे कहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है। देन हम टारगेट सेट करेंगे, उसके बाद रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे एंड रूट कॉज के बाद में काउंटर मेजर डेवलप करेंगे। सो दीज आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज हैं या इम्प्रूवमेंट भी एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। तो इट इज़ एप्लीकेबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप 6 सी काउंटर मेजर थ्रू। मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। देखिए जब हम लोगों ने आपस में जो भी CFT टीम है या जो भी हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमने एक काउंटर मेजर का अप्रूवल ले लिया, एग्रीड काउंटर मेजर है। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद द स्पीड एंड परसिस्टेंस। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड with others by informing, reporting and consulting। और जब हम लोग डू पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, सो नेवर गिव अप एट दिस स्टेप। किसी भी तरीके से हमने इस स्टेप को जल्दी से जल्दी एज पर टाइमलाइन कंप्लीट करना है।
अगर कोई हमें दिक्कत परेशानी भी आ रही है तो हम लोगों ने हाफ वे नहीं छोड़ देना है इसको. सो वी हैव टू पुट द कंसंट्रेटेड एफर्ट्स एंड जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस. कहाँ पर? जो शॉप फ्लोर एरिया है हमारा. ऐसा नहीं है मीटिंग रूम में खाली हमने रिव्यू करना. वी हैव टू सी दी थिंग्स एक्चुअली बाय डूइंग दी गैम्बा. यू हैव टू चेक दी टारगेट सेटिंग बोर्ड. जो भी आपने शेड्यूल जहाँ पर भी आपने टारगेट कंट्रोल बोर्ड पे लगाया वहाँ पर हमें प्रोग्रेस रेगुलरली रिव्यू करनी है एंड डोंट गिव अप इन मिडवे. सो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड. अक्सर क्या होता है कि जो बैड न्यूज़ है वो हम लोग छुपा लेते हैं. बट एज पर दिस प्रोसेस शेयर बैड न्यूज़ क्विकली. हमारे पास वी मस्ट हैव ए सॉलिड फीडबैक मैकेनिज्म एंड एडवांस में वी मस्ट हैव ए कंटीजेंसी प्लान फॉर एनी अनफोर्सिन रिस्क और इवेंट्स और फेलियर्स. तो हमारे पास ए प्लान के साथ बी प्लान भी होना ज़रूरी है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट कंडीशन. तो जब हम लोग चेक पार्ट के पास आ जाते हैं, स्टेप नंबर 7, इवेल्युएट बोथ रिजल्ट एंड दी प्रोसेस. यहाँ पर हमारी इवेल्युएशन में क्या क्या प्रोसीडिंग्स रहती हैं इस स्टेप के दौरान? वी इवेल्युएट द रिजल्ट्स एंड द प्रोसेस and we share it with members who were involved in this process. And evaluation का हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए? There are 3 key perspective. One is जो भी हमारा इवेल्युएशन है वो हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव, मतलब जो कस्टमर की सोच है, कस्टमर उस इफ़ेक्ट के उस जो हमने काउंटर मेज़र लिया उसका क्या इफ़ेक्ट आया है, तो हमने कस्टमर के एंगल से सोचना है, ना कि अपने नज़रिए से देखना, नॉट फ्रॉम ए मैनेजर पर्सपेक्टिव. दूसरा हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए इवैल्यूएशन का, सक्सेस और फेलियर का, 8 स्टेप प्रोसेस के हिसाब से. एंड थर्ड इज़ विद योर ओन पर्सपेक्टिव. क्या आपका लर्निंग हुआ, क्या आपको नया सीखने का मिला, क्या आपका एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स. तो देखिए जब हम लोग इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वी इवैल्यूएट बोथ रिजल्ट एंड प्रोसेस एंड वी लर्न फ्रॉम बोथ द सक्सेस एज वेल एज फेलियर्स. क्या हम लोगों ने रिजल्ट अचीव किया है with the perspective of customer, with the 8 step perspective and with the your own perspective. So whether target has been achieved or target not achieved, so it is to be shared with the all stakeholders. Up now there is a time for the final step, स्टैंडर्डाइज सक्सेसफुल प्रोसेस. एक पार्ट आ जाता है PDCA की डैमिंग साइकिल का. हेयर व्हाट आर द एक्टिविटीज़ कैरीड आउट. जो हमारा सक्सेसफुल प्रोसेस है, जब हमने जो काउंटर मेज़र लिया था, जो प्रोसेस फॉलो किया था जिससे कि हमने जो हमारे टारगेट से उनको अचीव कर लिया. सो दिस प्रोसेस, दिस स्टैंडर्ड बिकम ए न्यू स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड एंड sharing of new standard which is called as yokoten in Japanese language. And the step 3 is start the next round of Kaizen activity. देखिए as per Toyota production system, जो टोयोटा का बड़ा फेमस काइजन प्रोसेस है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में, जब तक आपने नया एक स्टैंडर्ड नहीं बना लिया, unless until you revise the existing standard or you make a new standard, तो जो आपका प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो आपका काइजन प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अगर आपके दिमाग में आता है स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए मैनुअल,
कि आपने जो आपका क्वालिटी मैनुअल है या जो आपका प्रोडक्शन मैनुअल है आपने उसको रिवाइज़ किया या अपडेट किया। कोई आपका फॉर्म है उसके अंदर आपको एक एडिशनल या कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा, या आपकी चेकलिस्ट है आपको उसको मॉडिफाई रिवाइज करना पड़ा, या नया आपने चेकलिस्ट बनाया, या आपने फ्लो डायग्राम में प्रोसेस फ्लो डायग्राम PFD में कोई आपने चेंजेस किया, प्रोसेस कोई आपने आगे पीछे किया है, या आपने कोई प्रोसेस ऐड किया या कोई आपने प्रोसेस हटाया। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस। नाउ योकोतेन, योकोतेन क्या, शेयरिंग ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड। सो जो हमारा नया स्टैंडर्ड है ऑपरेशन स्टैंडर्ड, इट कैन बी शेयर्ड विद द अपोजिट शिफ्ट, या मीटिंग के दौरान इट कैन बी शेयर्ड विद द ग्रुप, और it may circulated as the hard copy or soft copy. So these are some of the examples of Yokoten. Actually जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कह लीजिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कह लीजिए, इन एवरी प्रोसेस वी फॉलो द डैमिंग साइकिल ऑफ PDCA. सो जब हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो दिस PDA साइकिल रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेडली अप्लाइड. सपोज वी कंप्लीटेड वन PDCA साइकिल, सो इट बिकम द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट PDCA साइकिल. अब हम इस स्टैंडर्ड से आगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. वी आर रेजिंग द बार स्टेप बाय स्टेप. सो ईच साइकिल और ईच completed cycle of PDCA will bring you closer to your goal. तो जैसे जैसे आप एक एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सो यू आर मूविंग नियर टू योर टारगेट, टू योर गोल. सो इफ यू समराइज द थिंग, so this Toyota A3 process incorporate the PDCA damming cycle. First step to 5 steps are for planning stage, what you are going to do. Step 6 is doing what you have planned. Step 7 is checking the result, and step 8 is standardization. Act on your result, so set a new standard. So the 8-step process is a systematic pattern of the work that integrates the wisdom of all team members. Basically this is 8-step process is a team based process. Normally a cross functional team or a group of people, they work on solving the problem proactively, which result in continual growth and increase the job satisfaction. देखिए अक्सर आप लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है, बहुत बार इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है, द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या है एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस क्या है. तो जो ग्लोबल 8D है या टोयोटा A3 प्रोसेस है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, बिकॉज वी डू कैरी आउट दिस एक्टिविटी आफ्टर ए इंटरवल. So it is example of continual growth. So my dear friend, I have a request, you can stay connected to learn more about other videos, other topics. So my contact details are here, so you can subscribe to my channel Ashish Agarwal Corporate Trainer to connect with me for future video uploads. So thank you very much, and all the best to all of you. Thank you very much.